नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो देश की बात के अंदर आपको हमेशा की तरह पता है कि जी बिजनेस ऐसे मुद्दे उठाता रहा है जो सीधा सीधा आपसे सरोकार रखते हैं, आपकी उन्नति, आपकी प्रगति से सरोकार रखते हैं, आपके पैसे से सरोकार रखते हैं, आपके मान सम्मान से सरोकार रखते हैं। और अगर इसी मान सम्मान, इसी पैसे को लेकर कभी कोई ऐसा फैसला ले लिया जाए सरकारी एजेंसीज के द्वारा, सरकारी लोगों के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम फैसला माना जाता है। आज का दिन कुछ वैसा ही है, जब एक 12 फरवरी का सर्कुलर, जो कि कह सकते हैं कि एक हॉन्टेड सर्कुलर जैसा हो गया था पावर इंडस्ट्री को लेकर बैंकर्स के बीच में, आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया। फैसला क्या था, मैं आपको जरा छोटे से ब्रीफ कर देता हूं। फैसला यह है कि पावर कंपनीज को राहत मिल गई है। इससे पहले उनको एक दिन की पेमेंट ना करने पर डिफॉल्ट की कैटेगरी में, विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाला जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एक ही पैरामीटर से बहुत सारी चीजों को नहीं नाप सकते। तो आज आरबीआई को कटघरे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया। इसलिए इसी परंपरा को जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनाई है, हम भी जरा आरबीआई से कई सवाल पूछना चाहते हैं और उस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि सिर्फ पावर से जुड़ा हुआ मैटर है, ये आपसे की जेब से जुड़ा मैटर भी है। अगर बैंकरप्सी को लेकर, बैंकक्रप्ट को लेकर कोई बात उठेगी तो सीधा असर आपके और मेरे पर भी पड़ेगा। पहले एक सवाल आपके लिए, वो ये आज का कड़क सवाल है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, पावर कंपनीज को राहत दी कि आप ठीक है अपना कर्ज उतारिए, आराम से दे सकते हैं, आपको एक दिन वाले डिफॉल्ट की कैटेगरी में हम नहीं डालेंगे, और आरबीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया। उससे क्या आपको लगता है कि कॉर्पोरेट राहत मिल गई है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दोनों ही सेगमेंट को, बैंक को और इंडस्ट्री को, क्या राहत मिली है? अपना जवाब आप हमको ज़रूर दीजिएगा। जी बिजनेस ऑनलाइन ये फेसबुक का एड्रेस है, और इसके अलावा @जी बिजनेस पे ट्वीट करके आप हमको बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है। आप हाँ ना यानी कि यस और नो में अपना जवाब हम तक बताइएगा। मैं एक बार फिर से प्रश्न पढ़ देता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है, इससे बैंक और कॉर्पोरेट को क्या राहत मिलेगी और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है? अपना जवाब हमको दीजिए, क्योंकि मामला इतना गंभीर है, इतना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आज का पैनल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के पैनल में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस मामले को समझना होगा। ये मामले बाजार के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, आपके और मेरे जीवन के सरोकार से बहुत जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी है। नरेंद्र तनेजा जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एनर्जी को लेकर इनसे बेहतर शायरी बीजेपी में कोई बोल पाए, इसलिए हमने कोशिश की कि तनेजा जी हमारे साथ रहें, थ्रू आउट द शो रहें, इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। अनिल राजदान साहब जो कि पूर्व ऊर्जा सचिव हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं कार्यक्रम में। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मेरे साथ पवन कुमार विजय जो कि चेयरमैन हैं एसोचैम के, ये मर्जर एंड एक्विजिशन काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पर हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अजय बग्गा साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, उनसे भी बातचीत होगी। अशोक खुराना जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ये डीजी पद पर हैं पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, और इन्होंने ही केस को आगे भी बढ़ाया। और मेरे साथ सुहेल नाथानी साहब भी हैं जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं ईएलपी के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, कुछ लीगल फ्रेमवर्क भी इनसे समझेंगे। विश्व मुखर्जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और आज विजय पताका इन्होंने फहराया। पहले तो मुखर्जी साहब आपका शुक्रिया, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। ऐसा क्या हो गया कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया था? ऐसा आरबीआई से आपको क्या तकलीफ थी कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके हक में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से सुनी? आज का मेरे को जरा जजमेंट बताइएगा और वजह भी बताइएगा, ऐसा क्या हुआ? पावर सेक्टर के कई प्रॉब्लम्स हैं जो पावर सेक्टर के अंदरूनी प्रॉब्लम्स नहीं है, दीज आर ऑल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स दैट आर देयर, एंड ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जहां तक कि पेमेंट है, कोयला है, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स है जिसमें देयर इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन दैट इज रिक्वायर्ड। सो अगर कोई भी ऐसा सर्कुलर आता है जिससे पावर सेक्टर को इंसॉल्वेंसी में ले जाया जाता है, सो दैट इज समथिंग दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर दिस इकोनॉमी। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट द पावर सेक्टर नीडेड सेक्टोरल रिफॉर्म्स। वो रिफॉर्म्स आ नहीं रहे थे। अब उस कैटेगरी में अगर आप 180 दिन के बाद हमें एनसीएलटी लेके जाएंगे, कोई और आता है हमारी जगह, तो उसका भी सेम प्रॉब्लम होगा। तो आप आज की प्रॉब्लम कल को ट्रांसफर कर रहे हैं, और यही प्रॉब्लम लेके हम इलाहाबाद गए थे, यही प्रॉब्लम लेके हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे।
और इसमें नॉट ओनली, इसमें द गवर्नमेंट हैज आल्सो सपोर्टेड अस। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि पावर सेक्टर को सपोर्ट मिलना चाहिए, पावर सेक्टर को स्पेशल डिस्पेंसेशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आरबीआई का सर्कुलर है उसको इस वजह से खारिज किया है दैट आप ऐसा कोई सर्कुलर नहीं ला सकते हैं जिसमें आप कहते हैं कि अगर आप 2000 करोड़ से ज्यादा हैं और 180 दिन खत्म हो गए तो आप इसको एनसीएलटी में लेके जाइए। ठीक है। That is the basis on which the Supreme Court has rejected the RBI circular, quashed the RBI circular. ठीक है। और ये इसका बताएं आप कुछ कह रहे थे सर, बताइए मुखर्जी सिंह। और इसका बेसिस भी ये है कि जहां तक एनसीएलटी ले जाने की बात है उसका there is an interplay between the government and RBI. Government has to authorize RBI and only then RBI can act. Now RBI has come up with a circular. Government is saying आप पावर कंपनीज को सेफ रखिए, उनको एनसीएलटी मत लेके जाइए, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। 70% 80% हेयर कट पे अगर कंपनी बिकेगी एनसीएलटी में तो उसका फायदा किसको होगा? किसी को नहीं होगा, हर किसी को नुकसान है। एंड विदाउट द पावर सेक्टर इन गुड हेल्थ द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोग्रेस। सो इट इज ऑन दीज ग्राउंड्स दैट द पावर सेक्टर वेंट टू कोर्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव गॉट this victory. This will give us time for recommendations to be implemented, for the power sector reforms to take place, and for important issues like payment of dues, etc., to be clarified and cleared, so that the power sector can come back into the आपके पॉइंट्स सारे वैलिड हैं, समझ में आए, और यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छी तरह से समझ में आया, इसलिए आपके हक में फैसला आया है। मैं एक दो मुद्दे और भी आपसे बात करनी है, मैं आपसे भी वापस जोड़ूंगा, लेकिन इस बीच अनिल सिंह भी जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं जी बिजनेस के, वो मेरे साथ जुड़े हैं। एक बार जरा पहले उनसे भी एक व्यू लेना ज़रूरी है। अनिल जी, रेयर होता है कि जब सरकार भी इंडस्ट्री के पक्ष में आके खड़े हो जाए और अपने ही द्वारा गठित एक्ट के द्वारा आरबीआई गठित की गई है और उसके खिलाफ बोले, उससे कहे कि देखिए इंडस्ट्री मुश्किल में है, आपको हमारे हक में बात रखनी चाहिए। ऐसा रेयर होता है। सुप्रीम कोर्ट राजी है, पावर प्रोड्यूसर राजी है, पावर कंपनीज राजी है, बैंक राजी है, फिर आरबीआई को क्या प्रॉब्लम है? देखिए, यही बात है कि कभी कभी क्या होता है कि कानून बनाने वालों में और कानून को लागू करने वालों में और कानून जिन पर लागू किया जा रहा है उन लोगों में डिस्कनेक्ट होता है। होना कुछ और चाहिए और होता कुछ और है। इस केस में मैं पूरी तरह से ये समझता हूँ कि गलती आरबीआई की है कि आरबीआई ने न सरकार की बात सुनी और न ही आरबीआई ने बैंकों की बात सुनी और न ही आरबीआई ने बात सुनी उन कंपनियों की जिन्होंने कर्ज लिए हैं और बस एक सर्कुलर इशू कर दिया। ये सर्कुलर है साहब, आप नहीं समय पर पैसे देंगे आप डिफॉल्टर है। ये नहीं देखा कि उनका अब तक का इतिहास क्या है, क्या वाकई में ट्रैक रिकॉर्ड। देखिए, अगर कोई पैसा डिले होता है उस डिले वाले पैसे को आप डिफॉल्ट मान लेंगे क्या? या कोई बार बार डिफॉल्ट होता है उसको आप रिस्ट्रक्चरिंग करके डिले मान लेंगे क्या? दोनों ही तरीके गलत हैं। तो इन दोनों तरीकों में एक तालमेल बिठाकर बैलेंस बनाकर एक कानून बनाने की जरूरत है। आरबीआई ने जल्दबाजी में एक ऐसा कानून बनाया, एक ऐसा सर्कुलर 12 फरवरी को जारी किया जिसमें उन्होंने इस बात की ओर दिमाग नहीं लगाया, सबको गधे और घोड़े एक ही साथ, कोई अच्छा है तो भी वैसा है, खराब है तो भी वैसा है, और वो कानून बनाए। और यही वजह कि पावर प्रोड्यूसर्स को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है ये बहुत सम्माननीय है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके पक्ष में है, ये देश के पक्ष में है, ये बैंकिंग सिस्टम के पक्ष में और कंपनियों के पक्ष में भी। सर, आरबीआई के अंदर बैठक तो हुई होगी ना? ऐसा तो नहीं कि आरबीआई के सिर्फ गवर्नर ने साइन कर दिया, तो कोई ना बैठक हुई होगी, चर्चा हुई होगी। बिल्कुल। अब जब जिस समय ये फैसला लेके आया गया तो उर्जित पटेल साहब वो तो हमारे बीच में है। इस पे मैं आऊंगा। उससे पहले मैं एक बार ये चाहता हूं कि अल्टीमेटली इस सर्कुलर का विलेन कौन है, जो हमारी चर्चा का विषय है। दूसरा, एक जब हम देश की बात करते हैं तो आमतौर पर इस तरफ जाते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। इस पर हम आगे पहुंचने के लिए उससे पहले मैं ये चाहता हूँ एक बार हम पक्ष लें सारे लोगों का कि ये इस मामले से जुड़े हुए लोग अलग अलग क्या राय रखते हैं और इसके कानूनी पेच क्या है ये समझना जरूरी। तो मैं चाहता हूं तनेजा साहब से एक बार पूछा जाए कि तनेजा साहब इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और क्या ये वाकई में तनेजा साहब देश के लिए बड़ी राहत वाला फैसला है? देखिए, मैं सुन रहा था, देखिए जो पावर सेक्टर है या जो उसकी इतनी बड़ी अहमियत है कि खाली ये अब बिजली तक सीमित नहीं हो गया। अब तो कहा जा रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी युग की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी ही सब कुछ होगा। अभी तक तो केंद्र उससे बढ़ के इसका रोल लेने वाला है। पेट्रोल, डीजल ये सब पीछे रह जाएगा और पूरा भारत, पूरी दुनिया जो इलेक्ट्रिसिटी एज में जा रही है,
अब जब उसकी इतनी अहमियत है, दूसरी तरफ क्या है कि हमारे पास कुछ सत्ता पावर जो है वो केंद्र के पास है बिजली को लेके, पावर को लेकर के, कुछ राज्यों के पास है, सेंटर में रेगुलेटर हैं, स्टेट में रेगुलेटर हैं, और कानून अलग हैं, सब कुछ, और वो भोगता है पावर को लेके, पॉलिटिक्स है, कुछ राजनीतिक दल मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं, कुछ राज्य सरकारें मुफ्त में बिजली देना चाहती है, और उसके बावजूद भी हमारे देश में आज पावर सरप्लस है, मतलब जितनी पावर चाहिए उससे ज़्यादा आज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब दूसरी आती है कि आरबीआई जो है एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार का हिस्सा वो नहीं है, उन्होंने वो नजरिया लिया। अब एक एनर्जी एक्सपर्ट होने के नाते, जिसको मैंने पूरी जिंदगी भर इसको ट्रैक किया है, फॉलो किया है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि आरबीआई जिस तरह की जो है वो उनकी जो बातचीत थी या सोच थी वो कहाँ से आ रही थी। क्या पावर सेक्टर या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर खाली पैसा ही होता है? और दूसरी बात यह है कि जो कंपनियां हैं उनकी जो भी कंपनियां, जितनी भी पावर प्रोड्यूसर हैं, उनकी जो भी स्थिति होती है उसके लिए खाली उनको जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता। राजनीति कोई करे, बिजली कोई मुफ्त दे, स्टेट पावर यूटिलिटीज जो है वहां की क्या हालत रही पहले, अब तो बहुत सही सुधारी है सरकार ने आकर के। पहले क्या थी 2014 से पहले, आपको भी पता है। तो सारा कुछ जो है उसके लिए दोष खाली एक बिंदु पे जाके नहीं दिया जा सकता। तो मुझे लगता है जो फैसला आया है ये कुल मिलाकर के एक ऐसा फैसला है कि आरबीआई को भी थोड़ा देखना पड़ेगा। और आरबीआई को मेरी थोड़ी सलाह रहेगी, जब इस तरह के फैसले लेने हो तो जो पावर सेक्टर के लोग जो इसके जानकार हैं उनसे थोड़ी सलाह लेकर के ये फैसले लिया करें। तो मुझे लगता है कि वो उनके भी हित में है और पावर सेक्टर के भी हित में है। ये काम का पॉइंट है। ये देखिए, यही बात है कि आप है ना आइसोलेशन में फैसले लेंगे, बात नहीं करेंगे, किसी से सलाह नहीं लेंगे, और जो मुझे ठीक लगता है वो कर दूंगा। ये जो अप्रोच है ना, यही रेगुलेटर की सबसे गलत होती है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप किसी इंडस्ट्री के सेक्टर के जो जानकार है अगर उनसे राय नहीं लेंगे तो बेहतर पॉलिसी नहीं बन पाएगी। ये तो आम सी बात है। खैर, इस बीच तनेजा साहब आपका ये बयान बड़ा दिलचस्प है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मैं इस पर और वापस आऊँगा। अशोक खुराना साहब जो कि डीजी हैं पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, खुराना साहब आपका शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आप आरबीआई को समझा नहीं पाए कि प्रॉब्लम क्या है, या फिर आरबीआई समझ नहीं पाया कि प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आरबीआई को जब सर्कुलर आया था उससे पहले भी उसके बाद भी हम लोगों ने अपनी व्यथा बताई थी। हमने ये स्पष्ट किया था कि जो पावर डेवलपर अपनी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या डिफॉल्ट में हैं, उनके पीछे कोई सिस्टमिक कारण है, जो अंडरलाइन कारण है, जिनको दूर करना आवश्यक है जी। और सरकार इस बात में कटिबद्ध है कि दूर होंगे। पर जैसे तनेजा जी ने कहा, इसको समय लगता है। आज भी देखें, आज इस समय पावर सेक्टर के अंदर 40,000 करोड़ का बकाया है जो डिस्कॉम ने रुपया देना है। यदि ये 40,000 करोड़ का बकाया जो हमें मिलना है पैसा, हमें मत दीजिए, हमने कहा बैंकों को दे दीजिए जो स्टेट ने देना है। यदि वो पैसा दे देते हैं तो हमारे कम से कम 13,000 मेगावाट प्रोजेक्ट बच जाते हैं एनसीएलटी से। अब हमने कहा कि आप हमें प्रोजेक्ट को एनसीएलटी में ले जाएंगे तो आपको इसका लाभ क्या मिलेगा। जैसा कि पहले मुखर्जी ने समझाया कि यदि मेरा एक प्रोजेक्ट ए के बदले बी के पास जाएगा, वो भी वही समस्या से उलझेगा। और ये हो चुका है। पहले एक केस में मीनाक्षी प्रोजेक्ट था जिसको कि आधे दाम में किसने खरीद लिया था। 2 साल बाद दोबारा वो एनसीएलटी पहुंच गया। तो हमने क्या था, आप बार बार हमें एनसीएलटी ले जाएंगे और प्रोजेक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे तनेजा जी ने कहा, बिजली, पूरा युग बिजली का आ रहा है, इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो जो प्रोजेक्ट इस समय लग चुके हैं जिसमें कि बैंकों ने इतना पैसा दिया है, उसको आप खराब क्यों होते हैं? उनकी भी वैल्यू जो रखनी है उसके लिए अवश्य है कि आप साथ साथ रिफॉर्म करें और साथ साथ रिकवरी करें। ये नहीं कि एक दिन का डिफॉल्ट है और 180 दिन के अंदर फैसला करना है। वो भी वो फैसला वो करना है जिसमें 100% बैंकर हाँ करेंगे। आप देखेंगे आज की डेट में भी कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि 90% बैंकर एग्री हो चुके हैं, 10% नहीं हुए हैं, उनमें फैसला नहीं हो पा रहा है। अतः ये जो प्रतिबंध थी, शर्तें थी, वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं थी। ठीक है, मेरे साथ एक और मेहमान भी हैं, उनका नाम अनिल राजदान है जो कि पूर्व ऊर्जा सचिव हैं। राजदान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये पावर प्लांट लगाने में भी ना कम से कम 2 या 3 साल 4 साल लग जाते हैं। अब सरकार, आरबीआई ये कहते हैं कि 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो उसके बाद एक और फरमान आया
कि आप एक दिन का भी डिफॉल्ट करेंगे तो आप तुगलकी फरमान जैसा हो गया कि आपको हम विलफुल डिफॉल्टर कर देंगे। तो राजन साहब, ये तो आपको पता ही है ना कि पावर कंपनीज को लेकर कितनी मुश्किलें हुई हैं, कोल को लिंकेज को और भी कई सारी मुश्किलें रही हैं। अब उससे जूझ ही रहे, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आरबीआई को नहीं चाहिए था कि थोड़ा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े, बजाय उन्हीं को आप आंख दिखाएं, उन्हीं को आप डंडा दिखाएं? देखिए, जैसा डिस्कशन में आ रहा है ये साफ कि पावर सेक्टर जो है एक देश की बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। और जो 2003 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था, उसका मकसद ये था कि आप जनरेशन को फ्री करें, एक जनरेशन की एक मार्केट क्रिएट करें ताकि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट उसमें आए, ना कि सिर्फ सरकार की इन्वेस्टमेंट उस पर चले। नीचे उसके सेगमेंट्स अलग अलग होके इंडिपेंडेंटली चलें, रेगुलेटर्स अपॉइंट हुए डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे। मगर मैं जैसे कि डिस्कशन में आ रहा है कि सारा प्रॉब्लम इस वक्त ज्यादा सप्लाई साइड नहीं है, वो नीचे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है वो बहुत ही जर्जर हालत में है। कुछ स्टेट्स में पॉलिटिसाइज सिस्टम या स्टेटमेंट्स की वजह से या नॉन रिकवरी की वजह से, जैसे कि खुराना साहब ने बताया कि करीब 40,000 करोड़ से ज्यादा तो ड्यूज हैं जो कि उन्होंने देने हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने। और मैं शायद गलत नहीं बताऊंगा कि करीब 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका कि मेजर उसमें रोल है, जो नहीं अदायगी अपनी कर रही हैं। तो मैं समझता हूं डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पर भी उतना ही अंकुश लगना चाहिए था। और वो जो सरकार के डिफरेंट अंग हैं, चाहे वो रेगुलेटर्स हैं, अब आरबीआई है बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर, जो पावर सेक्टर का रेगुलेटर है वो दूसरी रेगुलेटरी कमीशंस हैं, चाहे स्टेट में हैं चाहे सेंटर में हैं। अब इस रेगुलेटरी कमीशन को भी देखना चाहिए कि अगर वो अपनी अदायगी नहीं कर रहा तो उसका इमीडिएटली उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए और वो दूसरा के लिए अवेलेबल हो जाना चाहिए कि कोई एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स या कंपनी आके उसको कारोबार को चलाए। क्योंकि जो जनरेटर है उसके लिए सही मार्केट प्लेस जो है वो है कि जहां उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इस वक्त पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं ठीक है, बहुत एफिशिएंटली रन कर रही हैं और हमें उन पे नाज है, मगर उनका जो रिकवरी मैकेनिज्म है, जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, वो प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज्यादा सिक्योर है और उनके रेवेन्यूज एडजस्ट होते रहते हैं। जो उनकी अदायगी है वो एडजस्ट होती रहती है स्टेट रेवेन्यूज से। ये कंफर्ट जो है ये प्राइवेट सेक्टर को अवेलेबल नहीं है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरी एक सिचुएशन है। अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है तो आप सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, तभी जो इन्वेस्टर है वो आएगा और इन्वेस्टर रहेगा वहां। बिकॉज आफ्टर ऑल चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे पैसा है, चाहे ट्रांसमिशन पे है, चाहे जनरेशन पे है तो पब्लिक मनी। आरबीआई भी बिल्कुल आंखें मूंद के नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसने आफ्टर ऑल उसने बैंक्स को रेगुलेट करना है, वहां भी हमारा आपका पैसा है, वो पैसा वापस आना चाहिए। पॉइंट टेकन सर कि हाँ आरबीआई और मैं समझता हूं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स हैं। बिल्कुल सर, पॉइंट टेकन सर आपका भी है, सबका एक जॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट टेकन सर। मेरे साथ एक और मेहमान भी हैं, सुहेल नाथानी साहब हैं जो कि मैनेजिंग पार्टनर है एलपी के। नाथानी साहब, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये अभी जो फैसला लिया गया, कोर्ट का फैसला आया 12 फरवरी के सर्कुलर के लिए, इसमें लीगलिटी ये कहती है कि जब कोई क्वैश होता है, हाई कोर्ट से जीत का मामला सुप्रीम कोर्ट में क्वैश होता है तो पूरी प्रक्रिया में नीचे तक हो जाता है, यानी कि जो भी मामले इससे जुड़े हुए हैं एनसीएलटी तक, वो सब के सब क्वैश हो जाएंगे, सबके सब नील एंड वॉइड हो जाएंगे, नई प्रक्रिया शुरू होगी। जी सही बात है। अगर वो जो फाउंडेशन है जिस पर ये सब केसेस बिल्ड हुए हैं, फाउंडेशन ही जब निकल जाता है तो सब केसेस भी निकल जाते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कहता है कि द सर्कुलर इज अल्ट्रा वायरिस ऑफ द एक्ट। अल्ट्रा वायरिस का मतलब ये है कि ये एक्ट से ज्यादा चल गया है। जो पावर नहीं थी एक्ट में
वो आरबीआई ने एक्सरसाइज किया था। तो अगर वो पावर है ही नहीं तो जो भी वो पावर के ऊपर बिल्ड हुआ था वो अब सब रद्द किया गया है। ठीक है, तो जो पावर्स थी नहीं, ये फैसला तो आज सुप्रीम कोर्ट का है ही कि जो पावर्स थी नहीं, तो इसलिए मैं एक बार पवन कुमार विजय जी से भी राय लेना चाहूंगा जो कि एसोचैम से हमारे साथ है। विजय जी, अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपके पास तो पावर ही नहीं है, आप अपने बैंकिंग रेगुलेशन तक समझिए, ये तो 6-6, 7-7 सेक्टर से जुड़ा हुआ मामला है, तो पूरी आधी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो आपके पास पावर तो है नहीं। अब ये रेजोल्यूशन प्रोसेस में होगा कैसे, फिर ये बढ़ेंगे कैसे? अब एक बार क्रैश हो जाएगा तो नई प्रक्रिया शुरू होगी रेजोल्यूशन की, अब तरीका ये होगा। देखिए जो आरबीआई का सेक्शन 45L3 जो उन्होंने स्ट्रक डाउन किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिस इज अल्ट्रा वायरस। अब अल्ट्रा वायरस में क्या होता है कि कोर्ट ने जब कभी कोई चीज़ टेक्निकल इशू पे आती है तो दिस इज ए टेक्निकल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स वेदर द आरबीआई हैज ए पावर टू इशू दिस टाइप ऑफ सर्कुलर। तो जो पावर सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया था और जो कंपनीज थी पावर सेक्टर वाली, उन्होंने जो प्रपोज किया उन्होंने यही लिखा था कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है विच इज लॉन्ग ड्यू, मीन टुडे यू आर इन्वेस्टिंग एंड द मनी विल कम आफ्टर सो मेनी ईयर्स। और उसमें बहुत सारी पॉलिसीज इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज थे जो हमारा कोल से रिलेटेड था, सप्लाई से रिलेटेड था, डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेटेड इशू था, स्टेट पैसे नहीं देते थे उसका इशू था। तो बहुत सारे इशू के बेसिस पे उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट नॉर्मल इंडस्ट्री विच यू हैव टू ट्रीट लाइक दिस, कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि विद इन 6 मंथ्स अगर आप नहीं कर पाए तो आपको इंसॉल्वेंसी में जाना पड़ेगा। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रोच किया वो कंपनी वाइज नहीं गए हैं, वो लोग गए हैं एसोसिएशन की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उसको चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली। अब इशू इतना है कि इसके अंदर के जो पॉइंट है वो एक ये पॉइंट है कि इन्होंने कहा कि जिस पहले क्या होता था सीडीआर स्कीम और एसडीआर स्कीम थी, उन्होंने कहा कि एसडीआर और सीडीआर स्कीम जिन कंपनी के पास 2000 करोड़ से ज्यादा का लोन है वो लोगों को ये दोनों स्कीम खत्म होके और आपका उन्होंने 6 मंथ का एक प्रोसेस दिया। उसमें उन्होंने SMA 1 में डालना, फिर SMA 2, SMA 3, उन्होंने एक स्टेज बताई है। अब यहाँ प्रॉब्लम थी कि जिस दिन आपका ये सारी चीजें वापस होंगी और आपको डिफॉल्टर लिस्ट में डाला जाएगा जहां से आपका 6 मंथ्स का पीरियड स्टार्ट होता है, उस दिन आपको स्टॉक एक्सचेंज आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाकी सारे लेंडर्स को। तो यहाँ क्या है कि अगर आप देखेंगे सर्कुलर की, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो वो इस पॉइंट पे नहीं देता कि सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, सर्कुलर के इम्पैक्ट भी देखता है कि जो बात कह रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है। अब इम्पैक्ट ये हुआ कि आपने कहा कि आपको सारे इंस्टीट्यूशन को जो जिनसे आपने लोन लिया उनको बताना पड़ेगा, और इवन योर 1 डे डिले यू हैव टू रिपोर्ट। तो अब किसी कारण से, टेक्निकल कारण से आपका 1 दिन का डिले हो गया, 2 दिन का डिले हो गया, तो उसमें कोई लीवे नहीं था। दैट इज 1 पॉइंट। सेकंड, आपको सारे इंस्टीट्यूशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि दिस इज अ डिफॉल्ट। अब आप सोचिए कि जब कोई इंस्टीट्यूशन को मालूम पड़ता है दिस कंपनी इज डिफॉल्टेड नाउ, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, दे विल आल्सो स्टॉप फंडिंग। सो इसके स्पाइरल इफेक्ट है। तो ये इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो आज का जजमेंट है वो केवल लॉ पे ही नहीं है, उन्होंने पूरी प्रैक्टिकलिटी को देखा और दे हैव डिसाइडेड कि दिस इज ए हार्श एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही, हम तो भाई ये बात तो हम रखना चाह रहे हैं सर कि ये एक हार्श डिसीजन है, एक सेक्टर को लेकर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर फैसला होना चाहिए था जो नहीं हुआ। बग्गा साहब भी मेरे साथ है, एक बार मैं इनसे भी व्यू ले लूं। अजय जी, आपने तो ग्लोबल इकोनॉमीज को कई बार देखा है और यूएस में तो ऐसा होता है कि किसी सेक्टर को लेकर कुछ प्रॉब्लम तो सरकार आगे आके खड़ी हो जाती है, उनकी हेल्प करती है। ये तो कोर सेक्टर है देश का, हर चीज बिजली के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आरबीआई को, सरकार को एक मंच पे आना चाहिए था। आरबीआई को ये अलग थलग चीजें क्यों दिखने लग गई? जी बिल्कुल, और देखें तो ये बहुत एकेडमिक एक जो ये आया फरवरी 2018 का जो सर्कुलर आया, बहुत एकेडमिक था कि भाई 90 डेज हो गए, 1 दिन का भी डिफॉल्ट है तो आप उनको विलफुल डिफॉल्टर करार कीजिए, और 180 दिन में, जबकि आईबीसी का प्रोसेस भी 270 दिन देता है, तो इन्होंने वो 90 दिन पहले उसी में ऐड कर लिए। तो ये किसी बाबू ने बनाया था, ये इसमें कोई ज्यादा सोच विचार नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको प्रोटेक्ट करना है, जैसे आप कह रहे हैं 2008 में देखिए विश्व भर में सरकारें उतरी और उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट किया। यहाँ तो हमने एक डेथ वारंट दे दिया
ये सारे पावर सेक्टर कंपनियों के ऊपर, और उसी सर्कुलर को कोट करके और भी अब हुए हैं काफ़ी अंजाम उससे निकले हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हो जाते हैं। तो उससे क्या हुआ, बैंकर्स ने भी हाथ खींच लिए। आज के दिन में आपको क्रेडिट मिलना लंबी अवधि के प्रोजेक्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गया। ये वही कारण है कि ये सर्कुलर ऐसा आ गया। और जब वो देखते हैं कि फिर आप स्ट्रक्चर ही ऐसा करिए कि पहले 5 साल मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, उसके बाद मेरा शुरू होगा जब मेरा कैश फ्लो आएगा। दूसरी बात जो राजदान साहब ने भी कही, इतना बकाया रहता है। उदय स्कीम जरूर पीयूष गोयल लाए, उससे काफी हुआ, बट एसईबीज इतने बद हालत में है। एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसटीबीएन कैसे बच जाते हैं सरकारी कंपनियां, उनका ऑटोमेटिकली क्रेडिट आ जाता है। आप बोलिए कि पावर सेक्टर देश का नेशनल इंटरेस्ट में है, मैं स्टेट की बजट में से आपको काट के दूंगा। ये नहीं है कि 40,000 करोड़ आपके 2-2, 3-3 साल मिले नहीं आपको और फिर भी आपको वहां डेट उतारना है। अब 150 अगर कंपनियां थी, इसमें 2 लाख करोड़ का एनपीए है, 150 कंपनियां हैं, आप ऑडिटर लगाइए ना। हर एक बैंक में आरबीआई, और हम जब बैंकर थे आरबीआई ऑडिटर आते थे, बहुत फर्स्ट क्लास ऑडिटर होते थे। हम बैठ के उनको, और वो प्रैक्टिकली समझते थे कि क्या हमारी इश्यूज हैं एज ए बैंकर, सामने कस्टमर की क्या इशू है, और ठीक है गलत किसी ने काम किया जरूर उसको पकड़िए। ये तो फोर्स मेजर के इश्यूज थे काफी हद तक, फर्टिलाइजर में हो, शुगर में हो, पावर में हो। पावर ये उभर के आया है, फर्टिलाइजर में भी यही इशू है, वो सब्सिडी नहीं आती। ये इस सरकार ने अच्छा किया, स्टार्ट किया देना। शुगर हालत आप देख लीजिए। अब वो आपको इंफ्रा भी चलाना है, एक प्लांट किसी ने लगाया है, वो नेशनल धरोहर है, उसको आप बर्बाद कर देंगे। वो रस्ट हो रहे हैं प्लांट्स क्योंकि फंडिंग नहीं है। ये सोचा नहीं गया डिम्पी। ये बात बिल्कुल ठीक है, और यही बात मुखर्जी साहब भी कह रहे थे कि हमको छोड़ दीजिए, आप किसी और को ले आइए, वो भी फिर एनसीएलटी में चला जाएगा। बात तो ये 6 महीने में नहीं है। सर 50% कीमत पे लिए गए प्रोजेक्ट भी एनसीएलटी के अंदर चले गए। आपकी कॉस्टिंग तो छोड़िए, 50% आधी कीमत पे मिले प्रोजेक्ट भी एनसीएलटी में चले गए। अभी अजय साहब ये कह रहे थे कि ये सब बाबुओं का बदौरा बनाया होता है। तो सही है। तो सर बाबू अगर बनाते हैं तो बाबू के ऊपर भी तो अधिकारी होते हैं ना, वो चीज देखते नहीं, समझते नहीं, या फिर वो अधिकारी भी बाबू ही थे पहले। हाँ, तो जरूरी नहीं ना कि कुर्सी बदलने से आपकी माइंडसेट बदल जाए। यही हुआ है आरबीआई में, और ये सारा किया रहा है उर्जित पटेल साहब का। और उनसे पहले भी अनिल जी आप देखिए, जब 2015-16 में रेट कट किए गए डिम्पी, एक तरफ से आपने रेट कट किए, दूसरी तरफ से आपने सिस्टमिक लिक्विडिटी निकाल ली कि इन्फ्लेशन जी बहुत हाई है। और रघुराम राजन जो करके गए, 2.5 लाख करोड़ आप रोज बोरो कर रहे हैं एज अ बैंकर, क्रेडिट कैसे बढ़ेगा? आज के दिन में आप 10% ग्रोथ पे होते, अगर वो उस तरह के काम नहीं किए गए होते जो 3 साल सेंट्रल बैंक ने किया। अब शक्तिकांत दास आए जिस दिन, आप देखिए कितना उन्होंने चेंज लाए हैं। एब्सोल्युटली। अब अप्रैल 4 को देखते हैं, एक और कट आएगा। इन्फ्लेशन आपकी बिल्कुल टूटी पड़ी है, WPI आपका 3% से कम है, IIP आपका इतना कम चल रहा है। उस बदहाली में आप जाके रेट बढ़ा रहे हैं या आप सिस्टमिक लिक्विडिटी नहीं दे रहे। अब देखिए इन्होंने 35,000 करोड़ एक बारी में डाल दिए डॉलर स्वैप से, अब 5 अप्रैल को फिर आ रहा है। इस तरह से आपको बढ़ना। 2008 में देखिए बेन 9 के हैंक पॉल्सन के साथ बैठ के, जिस तरह सुब्बा राव ने अपनी किताब में भी लिखा है कि जॉर्ज बुश आ गए उनकी मीटिंग में, उन्होंने सुना सब कुछ, विश्व के सारे सेंट्रल बैंकर्स बैठे थे। इस तरह का काम होना है देश के हित में। ठीक है सर, अभी आप वो बात बता रहे थे कि अफसरशाही बड़ी जबरदस्त है। हाँ, नहीं इसमें सिंपल चीज है, जो बग्गा साहब कह रहे हैं कि आप आरबीआई हेडक्वार्टर में बैठ के कानून बना दें और वो सब पे लागू कर दे बिना सोचे समझे। जमीनी हकीकत आपको पता नहीं, गैस है कि नहीं है, कोयला है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं, लैंड एक्विजिशन हुआ कि नहीं हुई है, फंडिंग कहीं किसी वजह से अटकी हुई है, ये सारी चीज़ नहीं देखेंगे। बस किसी भी वजह से आपका पैसा टाइमली पेमेंट नहीं हुआ, आप एनपीए खत्म। अगर तनेजा साहब तो देखिए सरकार चलाते हैं, सरकार में और समझते हैं पूरे मामले। फर्ज करें, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमसे राय नहीं ली जाती। हाँ बिल्कुल, तो सही कह रहे हैं। फर्ज करें कि आरबीआई एक डिपार्टमेंट है किसी सरकार का, और अगर किसी सरकार के ऐसे मंत्रालय के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा ना पड़े? बिल्कुल बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। अच्छा हुआ कि उर्जित पटेल साहब पहले ही चले गए इस्तीफा देंगे, नहीं तो इस डिसीजन के बाद उनका इस्तीफा बनता था। शक्तिकांता दास साहब के आने के पहले का मामला है, उनका कोई लेना नहीं। लेकिन जो आपने कहा ना बाबूगिरी वाली बात है, वो अल्टीमेटली सही है। वो तो चले गए, लेकिन उनके पीछे छोड़ के गए जिन लोगों ने ये सर्कुलर बनाया, जिन लोगों ने, और खुलेआम वो कहते थे हमें जरूरत ही नहीं है किसी बैंकर से हम क्यों पूछे,
किसी कंपनी से हम क्यों पूछे, हमें पता है हमें कानून कैसा बनाना है। तो ये सब लोग हमारे इतने पैनलिस्ट बैठे हैं, ये बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि आज इन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी, इसीलिए लड़नी पड़ी कि कितने मैटर ऐसे हैं जो किसी रेगुलेटर के सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। ये कोई पुलिस केस नहीं है, ये पॉलिसी मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और सुप्रीम कोर्ट तक इसीलिए पहुंचा है कि वाकई में एक बहुत गलत पॉलिसी मैटर बनाया गया था। और मैं चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए आरबीआई में। उस समय जो आरबीआई के ऑफिसर थे, डिप्टी गवर्नर आज विरल आचार्य साहब है, क्यों नहीं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप कोई गलत फैसले ले रहे हैं या जिन लोगों ने ये इस सर्कुलर को बनाने में, लागू करवाने में पूरी मशक्कत की, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आज हम कुर्सी पर बैठे हैं और हम कुछ गलत करें तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? सबकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल है, तो फिर वो जिम्मेदारी आनी चाहिए उनकी बात। और अनिल जी एक और बात मैं कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी को अपहोल्ड किया है। हाँ, ये नहीं है, देखिए काफी मीडिया उछाल रहा है कि इससे बैंक्रप्सी कोड वीकन हो गया, ये नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने और केसेस में आईबीसी को सर्वोच्च रखा है, तो आईबीसी पे इससे क्षति नहीं है। ये पर्टिकुलर सर्कुलर जो बोल रहा था 2000 करोड़, आपको कोई कहीं पे भी आप गुहार नहीं लगा सकते और आपको एनसीएलटी में जाना ही है, उसको अल्ट्रा वायरस किया है। बाकी आईबीसी आपका प्रोसेस चलेगा। एसबीआई चेयरमैन ने भी बयान दिया कि हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो कर रहे हैं जो हमें करना है। और वही आरबीआई आप डालिए, ये 150 केस जो हैं, आप केस बाय केस जाइए, जो जेन्युइन केस है उसको विलफुल क्यों बनाना है। ठीक है तेजस साहब, पिछली बार जब विरल आचार्य के कामकाज को लेकर कई सवाल उठे थे तो बाद में तो खैर उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा दिया, लेकिन ये मामला छोटा नहीं है। उर्जित पटेल का, माफ कीजिए, हाँ, तो फिर शायद हो सकता है सच भी हो जाए। तो तनेजा साहब, मैं इसे पूछ रहा हूँ, ये मामला छोटा नहीं है सर। 2 लाख करोड़ रुपए का मामला है जो कि स्ट्रेस एसेट्स में जाता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर सेक्टर की बात ठीक है, एक दूसरे से कितने कंबाइन है वो भी ठीक है, लेकिन मामला छोटा नहीं है। इसको सिर्फ एक फैसले को लागू, अब आप देखें ना कितने पूरी मशक्कत हुई ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुना दिया, आपको ग्राउंड जीरो से फिर से काम करना पड़ेगा। देखिए, अब 2003 में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हम लोग लेके आए, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। और उसका मकसद ये था कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़े, पूंजी आए, न्यू जनरेशन पावर प्लांट लगें और कुल मिलाकर के आपस में कंपटीशन भी हो और जितनी देश को बिजली की आवश्यकता लेके आया जाए। अच्छा, अब और दूसरा, भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजदान साहब ने उसका जिक्र किया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब वो जो उस भेदभाव किस बात का है कि इसका ओनर कौन है, इसको लेके भेदभाव हो, ये तो गलत है, ये तो आर्थिक अन्याय है। अच्छा, लेकिन हमने क्या देखा पिछले 3 साल में, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन रिजर्व बैंक का जो कई मसलों को लेकर के जो सोच थी वो ऐसे थी जैसे कोई आइलैंड है, जिससे उनको मतलब ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है। वो एक द्वीप पर रहते हैं और उसके हिसाब से सोच है, वही नीतियां बनाएंगे। मैं मानता हूं बॉम्बे एक आइलैंड है, लेकिन आरबीआई आइलैंड तो नहीं हो सकता। अब वो उनकी जो सोच थी वो आइलैंड की तरीके क्या हुआ, ये जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, बॉम्बे आइलैंड है, लेकिन इस आइलैंड पे हम जैसे जर्नलिस्ट भी है, बग्गा साहब जैसे बेबाक राय रखने वाले मार्केट के, और इसी आइलैंड पे आरबीआई की बिल्डिंग भी है। इसी आइलैंड, ये तो बेसिकली सोच का फर्क है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं, मेरा आइलैंड से मतलब मेरा सोच का था। बिल्कुल, मैं वही एग्जैक्टली मेरा मतलब यही था कि सोच से अब हाँ, वही सोच वाली बात है कि अगर आरबीआई गवर्नर ने डिसाइड ही कर लिया कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी की सलाह नहीं लूंगा, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी से राय जानने की जरूरत नहीं, ना सरकार से बात करनी, ना सरकारी बैंकों से करनी है, ना कॉर्पोरेट से करनी है, ना इंडस्ट्री बॉडी से करनी है, मेरा जो डिसीजन है वो फाइनल है। तो फिर वो जो पिछले 3 साल में जो हुआ वो हमने देखा। फाइनली अच्छी बात है कि कम से कम अब चीजों में बदलाव आ रहा है। उम्मीद करते हैं बदलाव आना भी चाहिए और बहुत तेजी से आना चाहिए। खुराना साहब हमारे साथ हैं, जो कि डीजी हैं पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। सर, अब आप जीत तो गए हैं, अब उसके बाद की आगे की राह क्या है? अब कैसे बढ़ेंगे आगे आप? देखिए, बात जीत हार की नहीं है। हाँ। ये बात है उचित व्यवस्था की जी। यस। अब हमने देखना है कि भी आपने देखा होगा, सरकार ने अभी हॉल में कुछ फैसले लिए हैं जो कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं। हम चाहते हैं इसको शीघ्र ही इनका ग्राउंड पे अनुपालन किया जाए, जो फैसले हो चुके हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त 3-4 फैसले और रह गए, जैसे तनेजा जी ने भी कहा, राजदान जी ने भी कहा, जो डिस्क्रिमिनेशन है ओनरशिप के बेसिस पे। क्योंकि आज आप देखें, इस डिस्क्रिमिनेशन से इतना नुकसान हो रहा है
कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी जो 5 रुपए 25 पैसे में बिजली देती है उसको कोला भी मिल जाता है, पीपीए भी मिल जाता है। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो 3 रुपए में बिजली देने को तैयार है उसको ना कोला मिल रहा है ना पीपीए मिल रहा है। करेक्ट। जब तक कि ये डिस्क्रिमिनेटरी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन ओनरशिप तो आप डिसमेंटल नहीं करेंगे और हर आदमी जो इन्वेस्टमेंट कर चुका है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी और जो पेमेंट बिजली बेचने के बाद होनी है वो नहीं होगी, तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। एसबीआई को भी एनसीएलटी भेजना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब प्रश्न ये है क्या सरकार इन मुद्दों को ठीक निर्णय लेके सुलझाएगी जिससे कि जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं स्ट्रेस के वो दूर होंगे और जो निवेश हो चुका है उसका उपभोक्ता सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक है, ठीक बात। धानी साहब, अब फिर अगर ये मामला आ जाए कि आप पूरे सेक्टर को ना लीजिए, कंपनी टू कंपनी डिफर करके देखिए, फिर ये मामला कितना लंबा हो जाएगा और प्रक्रिया होती कैसे है? अगर एक एक कंपनी का मैटर सुलझाना है तो सर 75-80 कंपनियां हैं, कब तक सुलझेगा और कैसे सुलझेगा, जरा बताइए सर। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो जजमेंट है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरबीआई के पास रेगुलेट करने का पावर है, परंतु आईबीसी भेजने का पावर नहीं है। अगर आप किसी को आईबीसी भेजना चाहते हैं तो आप पूरी इंक्वायरी कीजिए, रिपोर्ट निकालिए, कमेटी बनाइए, उसके बेसिस पे कीजिए। अब आपने वो 12 कंपनियों के लिए किया था, उसके बाद आपने दोबारा भी किया था, तो आपको वही प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी आगे भी, और वो जरूरी भी है क्योंकि हर किस्म के कंपनीज होती हैं। कुछ होती हैं जिनमें द प्रमोटर्स आर एट फॉल्ट, देयर मे बी फ्रॉड, देयर मे बी साइफनिंग ऑफ अमाउंट्स, देयर मे बी सम, जैसे अभी खुराना साहब ने बोला कि जहां पे मेरे पास पावर प्लांट बना हुआ है, सरकार मुझे कोयला नहीं दे रही है, अगर कोयला है मेरे पास तो मेरे पास पीपीए नहीं है, अग्रीमेंट नहीं है बेचने के लिए, अब वो क्या करेगा? वो कहाँ, उसकी गलती नहीं है। ये देखिए, ये पावर सेक्टर जो है ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे इनपुट भी रेगुलेटेड है, कोयला भी सरकार देती है, खरीदती भी सरकार है, पैसा भी सरकार देती है। जो जनरेटिंग कंपनी है वो आइलैंड है। अब वो अगर आप मुझे नौका नहीं दोगे तो हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये बिल्कुल बैलेंस डिसीजन लिया है एक सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर वैसे आरबीआई के पास पावर है, आप लाइए, आपको जो स्कीम लाना है, आपको जैसे रिजॉल्व करना है आप उसको करिए, परंतु अगर आपको किसी को एनसीएलटी भेजना है तो आप पहले उस केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, उसको उस पर इंक्वायरी कीजिए, उसके बाद भेजिए। और ये समझ में नहीं आता, पहले आरबीआई ने किया है, 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियों में उन्होंने किया है, करीब करीब आई थिंक 50-60 पता नहीं कितने कंपनीज थे जिसमें से उन्होंने 12 आइडेंटिफाई किए जो कहते हैं वो डर्टी डजंट। तो देयरफॉर यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर। ठीक है। अब आपने बोल दिया भैया कि आप सब जाओ एनसीएलटी, कौन खरीदेगा? कितने कंपनियां हैं जो खरीदेंगी इतनी सारी पावर एसेट्स? ठीक है सुहेल साहब, ये तो यही पता करना है। अगर मुखर्जी जी ये कह रहे हैं कि ठीक है पावर कंपनीज को कौन खरीदेगा, एनसीएलटी में जाएंगे, लंबा प्रोसीजर है, 70% तक का हेयर कट आ जाएगा, तो फिर इसका सोल्यूशन लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर कैसे किया जा सकता है? देखिए, सरकार अपना काम करेगी, सरकार नहीं चाहेगी सेक्टर को कोई दिक्कत हो, बैंक नहीं चाहेंगे कि उनको लेकर कोई प्रॉब्लम हो, उनके भी पैसे रिकवर हो जाए। तो एक कानूनी प्रक्रिया क्या है, आसान तरीका क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से क्या समझा जाए? ये है that there has to be accountability। मुखर्जी साहब, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, मैं सर अभी आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट जरा सुहेल जी से पहले सवाल पूछ लूं। सुहेल साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप मेरे को जरा इस क्वेश्चंस का जवाब दें सर। देखिए, आप ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सिर्फ पावर कंपनीज के आंखों से मत देखिएगा। दिस इज अ स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ अ लेजिस्लेशन, आई एम सॉरी, ऑफ अ सर्क्यूलर दैट इज अल्ट्रा वायरस। तो ये हर इंडस्ट्री को लागू हो रहा है जो जिनके इंडेटेडनेस 2000 करोड़ से ज्यादा है। मैं सुन रहा हूं कि पावर कंपनी में ज्यादा डिस्ट्रेस है क्योंकि ज्यादा गवर्नमेंट रोल है, ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, कोल में भी है, पावर परचेस में भी है, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है? सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली अपहेल्ड द रूल ऑफ लॉ। उन्होंने कहा कि ये जो सर्क्यूलर है of 2,000 crores and above all companies to go to NCLT if not resolved within 180 days, that process is faulty. कोई आँच नहीं आया है on the RBI
ability to issue circulars. Yes. Circular तो issue कर ही सकते हैं, but this particular circular is beyond the scope of 35AA because read with the IBC वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है वहां. ठीक है. तो अभी क्या होगा, आपका सवाल है कि आगे जाके क्या होगा. हाँ. जो कंपनीज है वेदर दे आर विलफुल डिफॉल्टर्स और नॉट विलफुल डिफॉल्टर्स का तो पूरा ही अलग कहानी है. बट जो कंपनीज डिफॉल्ट है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे इकोनॉमी में ये डिस्ट्रेस्ड एसेट्स का बहुत स्ट्रेस है. It can be because of government policy, it can be because of bad management, it can be because of fraudulent promoters. लेकिन ये प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में and that has to be resolved as per the IBC code. वहां पर जाएगा, बिडर्स आएंगे, अगर उनको बिड खरीदना नहीं चाहते हैं तो देयर इज अ वे ऑफ लिक्विडेटिंग द एसेट्स. ठीक है. मैं सुन रहा हूं कि पावर सेक्टर में और दूसरे भी बहुत प्रॉब्लम्स है. गवर्नमेंट विल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट, लाइक दे विल इन एविएशन, लाइक दे विल इन एनी अदर सेक्टर विच इज हैज अ हाई लेवल ऑफ रेगुलेशन इन्वॉल्व. टेलीकॉम भी है. ठीक है. सुहेल साहब, मैं एक बहुत छोटे एक आम नागरिक के तौर पर सिर्फ ये भी जानना चाहता था आपसे, ये मैटर तो भले पावर कंपनीज को लेके आया, लेकिन ये सबके लिए एक बेस जजमेंट जैसा हो सकता है? क्योंकि इंफ्रा में भी तो है ना ये प्रॉब्लम. हो सकता है सब सेक्टर को सुधारने के लिए सरकार भी अलग अलग तरीके अपनाए, हाँ, तो बैंकर्स अपनाए, बट एक रोल मॉडल हो सकता है ऐसा कि आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे अभी आप पावर कंपनी के साथ किया आपने. नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है? सुप्रीम कोर्ट इज ओनली सेड कि आप एक ही पेंट से सबको कलर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट से कि 2000 करोड़ के ऊपर हम लोग सब इनको 180 डेज में अगर रिजॉल्व नहीं हुआ बैंक्रप्सी में डाल दीजिएगा. यू विल हैव टू सी वेदर इट इज सेक्टर वाइज और कंपनी वाइज. वो एक रिपोर्ट आना चाहिए. इट शुड बी इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट as it is worked out under the code of the IBC. It cannot be done in isolation. आप उसे आइलैंड कहे या ये कहे, the fact of the matter is RBI issues circulars every day and nothing should interfere in that ability of the RBI to issue the circular. This particular circular Supreme Court ने कहा है कि it goes beyond because it does not consider the IBC. And ये हर सेक्टर में लागू होगा. पावर में हो, टेलीकॉम में हो, एविएशन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, हर सेक्टर में लागू होगा. ठीक है. राजन साहब, एक सवाल मेरा और भी है. अगर ये सब सेक्टर पे लागू होना है, सब सेक्टर की ही प्रॉब्लम है, तो अभी मोटे तौर पर फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? मैटर को आप एनसीएलटी रेजोल्यूशन में डालेंगे तो फिर हो सकता है फिर से लंबा चला जाए. फौरी तौर पर अगर आप आज आप एक्टिव होते तो आप सबसे पहला कदम क्या उठाते? मैं समझता हूं कि जो पूंजी लगी हुई है उसको भी प्रोटेक्ट करना है. तो पहले तो बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिर्फ लोन अपना देने का नहीं, उसका पोर्टफोलियो बढ़ाने का नहीं, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए. उसको ये देखना चाहिए कि ये जो प्रपोजल है ये साउंड है कि नहीं, इन्वेस्टर जो है उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि नहीं टू डिलीवर. ये बात ठीक है कि आपको कई जगह कोल नहीं मिल रहा, कहीं गैस नहीं मिल रही, और इसी तरह आपके ड्यूज का है. एक पावर सेक्टर का तो एक उदाहरण था. जब आपकी इकोनॉमी जो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जिसमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों इन्वेस्टर्स हैं और जो मनी के सोर्स है वो तकरीबन कॉमन है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है अक्रॉस द सेक्टर्स ये नहीं होनी चाहिए. बट जो बैंकर है मैं समझता हूं उसको भी एहतियात से पैसा आगे करना चाहिए, साउंडनेस ऑफ प्रपोजल देखनी चाहिए, और जो उसकी हार्ड रियलिटीज ऑफ द सेक्टर है उसको भी देखना चाहिए. क्योंकि बैंक्स में किसका पैसा है? हमारा आपका पैसा लगा हुआ है. अगर लोगों को बैंकिंग सेक्टर से कॉन्फिडेंस उठ जाए, अगर उनको वो रिटर्न नहीं आए या उनका पैसा सेफ नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है. सो ये आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो ऑन द बैंकर प्राइमरीली कि आप जहां पैसा डाल रहे हो वो सही डाल रहे हो कि नहीं, और सरकार में इसका बहुत क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए थ्रू इट्स वेरियस आई शुड से एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कि आपको एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच लेनी है. ये नहीं कि पब्लिक सेक्टर के लिए एक सेट ऑफ रूल्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए एक और सेट ऑफ रूल्स हैं. ठीक है सर.
अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोई चीजें स्टेट सेक्टर में हैं, कोई कंकरेंट लिस्ट में है, कोई सेंट्रल लिस्ट में है। लाजमी तौर पे उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर्स हैं वो वेरी करेंगे, और वो करते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम हमें कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में आती है या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में आती है, जहां के स्टेट्स भी ऑपरेट कर रही हैं, सेंटर भी ऑपरेट कर रहा है, उनके लॉज भी एप्लीकेबल हैं। बट ऑल इन ऑल मैं समझता हूं कि जो जैसे कोल सेक्टर है, द कोल सेक्टर हैज बीन क्राइंग फॉर अ रेगुलेटर। व्हाई डोंट वी सेट अप अ रेगुलेटर? We've failed to open up the coal economy. It's a very essential source. Similarly, जो आपके जैसे जो आपके गैस सेक्टर और उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं, वहां भी आपको देखना पड़ेगा कि इज इट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। सेकेंडली, जब आप इतने प्लेयर्स को बीच में ला रहे हो और पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, तो रेगुलेटर का जो सुपरविजन है ओवर द सेक्टर वो एडिक्वेट, और जो उसके पास मशीनरी एनफोर्समेंट की वो एडिक्वेट होनी चाहिए। अब जैसे जो पेट्रोलियम रेगुलेटरी बोर्ड है, अब गैस सप्लाई अक्रॉस द कंट्री आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं, पाइप गैस, विच इज अ वेरी गुड क्लीन सोर्स। मगर मुझे दिक्कत ये दिख रही है कि वो जो सिंगल रेगुलेटर है, ठीक है, वो कंज्यूमर की समस्याएं या दूसरी समस्याओं पे कितना इफेक्टिव कंट्रोल ले सकता है। सिर्फ लाइसेंस देना एक काम नहीं है, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज जो उसमें मुश्किलात आ रही हैं उनको देखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अनिल जी, तो ये सारे एपरेटस को हमें सही तरीके से देखना पड़ेगा। डन सर। इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेप वी आर टेकिंग। द इकोनॉमी इज ओपनिंग अप, देयर इज मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक, द कंज्यूमर्स आर ग्रोइंग। डन सर, पॉइंट टेकन राजन साहब। मैं अनिल जी एक चीज आपसे और पता करना चाहता हूं मैं, कि जब इस तरह के फैसले आरबीआई लेता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की उसको मार खानी पड़ती है, आने पड़ता है, उसके बाद की प्रतिक्रिया क्या होती है? नहीं, देखिए सिंपल चीज़ है, अब इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। देखिए ये सर्कुलर इसलिए आया कि प्रॉब्लम तो है, एनपी की समस्या तो है, पैसा तो बैंक को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो पैसा नहीं मिल रहा है उसकी जड़ तक जाने की जरूरत है। क्या किसी पावर कंपनी का डिफॉल्ट इस वजह से हो रहा है कि वो लैंड एक्विजिशन नहीं कर पा रहे हैं, या इस वजह से हो रहा है कि उन्हें गैस नहीं मिल रही है, या उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं मिल रही, कोयला नहीं मिल रहा, पावर परचेज एग्रीमेंट होने के बाद लागू नहीं हो पा रहा है, क्या किसी सरकारी पॉलिसी की वजह से हो रहा है, या कोई ऐसे कारणों से जो हो रहा है जो उनके हाथ में। देखिए बिजनेस डिसीजन गलत होना अलग बात है और आपका इंटेंशन गलत होना अलग बात है, दोनों में बड़ा फर्क है। एक तो ये कि मुझे पैसा ही नहीं देना है बैंक्स का, और एक ऐसा है कि मैंने भी सोच समझ के बिजनेस शुरू किया, बैंक्स ने भी मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सोच समझ कर देखी और कर्ज दिया, लेकिन मेरा नसीब खराब था कि बिजनेस गलत हो गया, और बैंक्स का भी नसीब खराब है कि उन्होंने मुझे लोन दिया। वो तो आपका एक गलत बिजनेस डिसीजन हो गया या गलत आपका अंदाजा हो गया, वहां तक ठीक है। लेकिन आप गलत बिजनेस डिसीजन को विलफुल डिफॉल्ट के तौर पर देखेंगे और वो चीज देखेंगे जो कि मेरे हाथ में नहीं है, राइट। अब सपोज जो जैसा अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि आज जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सरकारी कंपनियों के मुकाबले में आधे दाम पर बिजली देने को तैयार है, उसके बावजूद उन्हें कोयला नहीं मिलता, तो अब क्या डिफॉल्ट हो रहा, तो उनकी गलती है क्या? अगर उन्हें बिजली मिलनी चाहिए, कोयला मिलना चाहिए, गैस मिलना चाहिए, नहीं मिल रही, उस वजह से वो पावर प्लांट नहीं चला पा रहे हैं, तो क्या उनकी गलती है क्या? तो ये चीज समझना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और आरबीआई को मिलकर इस बात की तरफ एक सॉल्यूशन लाना चाहिए कि डिफॉल्ट किस वजह से हो रहे हैं और क्या वो डिफॉल्ट टाले जा सकते हैं, और अगर वाकई में डिफॉल्ट में गलत बिजनेस डिसीजन या गलत पॉलिसीज की वजह से हो रहे हैं तो उन्हें तुरंत सुधारना चाहिए, और उसके बाद एक फ्रेश इस तरह का सर्कुलर या इस तरह का कानून बनाना चाहिए आरबीआई को, जिसमें वो कंसल्ट करें, ठीक है, मार्केट के लोगों को, इंडस्ट्री को, कॉरपोरेट्स को, बैंकर्स को, उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, ये आप बताने के लिए भी आखिरकार आरबीआई का फैसला कैसे हुआ और इसके बाद अब क्या करना चाहिए। तनेजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है कि हाँ देखिए सरकार का पक्ष क्या है और सरकार को नुमाइंदों को सुनना भी चाहिए जो एनर्जी एक्सपर्ट है, बड़ा दिलचस्प आपने ये बात रखी। दूसरा विजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो लीगलिटी वाली बात हमको बता रहे थे कि रेजोल्यूशन में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी। भगत साहब आपका भी शुक्रिया, ये इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने के लिए, सेक्टर इंपॉर्टेंट है। खुराना साहब आपका भी शुक्रिया, आज आपने समय दिया और आपको फिर से बधाई, आपने एक अच्छा काम किया है
और ये मैं कहूँगा कि आपने एक वापस मील का पत्थर रखा है, जैसे सुहेल साहब भी कह रहे थे कि अब ये सबके ऊपर लागू होगा, एक बेस मॉडल के तौर पर इसको समझा जाएगा। और मुखर्जी जी आपका भी शुक्रिया, आपकी मेहनत आखिरकार रंग लेके आई है और उम्मीद करती है आगे सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ेंगे, सिर्फ सवाल को उठा के इसको खत्म नहीं करेंगे। इसलिए हम भी कार्यक्रम में एक काम करते हैं, हम जो सवाल उठाते हैं उसका सोल्यूशन भी लेके आते हैं। हमने पहले कड़क सवाल आपसे पूछा था। नाथानी साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने पूरे अच्छे अंदाज से पूरे तरीके से ये समझा दिया कि ये सिर्फ पावर कंपनियों के लिए नहीं, ये जजमेंट पूरा इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल सुहेल नाथानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और इस आराम से इसको लीगलिटी को देखे समझाना अपने आप में एक बड़ी बात है, जो आपने आसान भाषा में हमारे तक ही जानकारी पहुंचाई। कड़क सवाल का जो उत्तर है वो देश की जनता दे रही है, और देश की जनता से हमने जो सवाल पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कॉरपोरेट को और बैंकों को फौरी तौर पर राहत मिलेगी। आपने अपने ट्विटर का भी इस्तेमाल किया, फेसबुक का भी इस्तेमाल किया, अब रिजल्ट आपके सामने। देश की जनता कहती है यस, इसका असर कॉरपोरेट को भी मिलेगा, इसका असर बैंक को मिलेगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला है, और नहीं कहने वालों की संख्या उनसे आधी है। सिर्फ 31% कह रहे हैं कि शायद हो सकता ना मिले, सेक्टर की मुश्किलें अपने आप में खड़ी है। तो ये देश की बात आज पावर सेक्टर को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि पावर की पावर आगे भी जगमगाती रहे, ताकि हमारा देश उज्जवल रहे, हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल हो। नमस्कार।